Hello everyone, I am here to discuss the rest of the chapter, the portrait of a lady. हमने already past videos में discuss किया है कि what is the chapter about. Chapter is written by Kushwant Singh and the main themes of the chapter. क्या है इस chapter का main theme? That is relationship, old versus modern people, city versus village life and spirituality, religiousness. ये सारे basic main themes है इस chapter के. तो लेट्स गेट टू द ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर कि द चैप्टर बिलोंग्स टू द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह. ये पूरा जो चैप्टर है वो खुशवंत सिंह की दादी माँ के बारे में है और खुशवंत सिंह का रिलेशन उनके साथ कैसे था और वो धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ इन अ गुड वे और अ बैड वे, ये देखेंगे हम लोग. वी हैव थोड़ा एक ग्लिम्स हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जब वो लोग सिटी लाइफ में मूव कर जाते हैं, सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो वो उनके लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में, उनके फ्रेंडशिप में वो एक कैसे टर्निंग पॉइंट होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ग्रैंड मदर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को हमने देख लिया है इस चैप्टर में कि ग्रैंड मदर कैसे प्योरिटी की एक एपिटमी होती हैं, कैसे वो एक मूर्त होती हैं पीस, प्योरिटी और सेरेनिटी की, और उनका अपीयरेंस कैसा है, वो झुक के चलती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, एक हाथ अपने कमर पे रखती हैं, वो रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, कैसे वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं. फिर जैसे वो सिटी लाइफ में मूव करती हैं अपने पोते के साथ, तो कैसे वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने पोते के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रह पाती हैं. जैसे वो गांव में रहा करती थी, उसकी छोटी छोटी चीज़ों के साथ उनका उठना बैठना या हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था, लेकिन अब सिटी में आने के बाद वो इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गया है क्योंकि सिटी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो दादी माँ के समझ की बाहर हैं. जो किताबें वो पढ़ते हैं खुशवंत सिंह, वो उनके समझ की बाहर है क्योंकि ही गोज़ टू अ इंग्लिश स्कूल. वेस्टर्न सोसाइटी में वो रहते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं. जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं वो दादी माँ की समझ के बाहर हैं. सेकेंड थिंग, वो कैसे विलेज लाइफ में उनको स्क्रिप्चर्स पढ़ाती थी, उनको भगवान की चीज़ें पढ़ाती थी, या गॉड से रिलेटेड टेम्पल में उनका स्कूल था, वहाँ पे वो अपने धर्म के बारे में उनको सिखा सकती थी. वो पूरे टाइम कैसे भगवान का नाम लेते रहती थी, उनके सामने भी वो चैंटिंग करती थी, खुशवंत सिंह के सामने भी, ताकि खुशवंत सिंह भी उन चीज़ों को सीखें, उनमें भी अपने रिलीजन के लिए बहुत सारा नॉलेज आए और वो भी जान सके, अपने रिलीजन के क्लोज आ सके, स्पिरिचुअलिटी उनमें भी रहे. खुशवंत सिंह को वो ये सारी चीज़ें देना चाहती थी. लेकिन जैसे खुशवंत सिंह सिटी लाइफ में मूव कर जाते हैं, वो अब मोटर बस से स्कूल जाने लगे हैं, दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती हैं. फिर उनके स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें भगवान से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. प्लस उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है जो कि दादी माँ को पसंद नहीं है क्योंकि उनको, दादी माँ को ऐसा लगता है कि म्यूज़िक जो है वो अच्छे लोगों का, अच्छे घराने के लोग, सभ्य लोग म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं. वो समझती हैं कि म्यूज़िक जो है वो बेगर्स का काम होता है, जो भीख मांगते हैं, वो लोग गाना गा के भीख मांगते हैं, उनका काम है गाना गाना, या प्रॉस्टिट्यूट्स का काम है. ओके, सो यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस किया था. और अब क्या हो जाता है कि जब उनको पता चलता है कि खुशवंत सिंह को स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनका डिसअपॉइंटमेंट, उनका ना कहना वो उनके चेहरे पे दिखाई देता है. उनको ये बात पसंद नहीं है, उनका डिसअप्रूवल उनके चेहरे पे वो दिखाई देता है. ठीक है, वो झलक जाता है, भले वो कुछ बोलती नहीं है. और उससे पहले थोड़ी बहुत खुशवंत सिंह की उनकी दादी माँ के साथ बात हो भी रही होती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है. दादी माँ बिल्कुल ही उनसे बात करना बंद कर देती हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. When I went up to the university, I was given a room of my own. अभी तक आपने देखा कि शहर हो या गांव था, तो दोनों में ही खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ ही अपना रूम शेयर करते हैं. अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते गए, खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए चले गए. अब वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में जाने लगे वो, तो ऑब्वियसली वो बड़े हो गए हैं, तो उनको अब अपना एक सेपरेट रूम दे दिया गया है. एंड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. इससे पहले वो अपना रूम अपनी दादी माँ के साथ शेयर करते थे. अब वो बड़े हो गए हैं, तो अब दादी माँ के साथ रूम शेयर करना इट्स ऑकवर्ड फॉर हिम,
तो एक कॉमन लिंक था। ऑब्वियसली आप पूरे दिन अगर किसी के साथ ना बात करो, लेकिन आप जिसके साथ रूम शेयर कर रहे हो तो रात में सोने के टाइम पे एटलीस्ट आप उनके साथ रहते हो, उनसे मिलते हो। वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपने वेयर अबाउट्स शेयर कर सकते हो, आपने पूरा डेली एक्टिविटी में क्या किया, क्या चीज़ें हुई आपके साथ, नहीं चाहते हुए भी वो एक कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन अब ये जो एक सिंगल इकलौता जो लिंक बचा था उनके फ्रेंडशिप में, जो कि उनका कॉमन रूम था, वो भी टूट गया, क्योंकि अब खुशवंत सिंह बड़े हो गए हैं और उनको अपना एक सेपरेट रूम उनके घर में मिल चुका है। सो द कॉमन लिंक वॉज स्नैप्ड। स्नैप का मतलब टूट जाना। ओके, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। दादी माँ ने, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बोल्ड कलर्स में भी लिखी गई है इस चैप्टर में, एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर, विच मीन्स कि दादी माँ ने इस बदलाव को, सिक्लूजन का मतलब अकेलेपन को, सिक्लूड कर दिया गया उनको, वो अकेली रह गई, अकेली छूट गई हैं उस घर में। तो इस सिक्लूजन को उन्होंने, इस अकेलेपन को बहुत ही रेजिग्नेशन, बहुत शांति से, रेजिग्नेशन का मतलब किसी चीज़ से क्वाइटली साइड हो जाना, ठीक है, बिना हल्ला हंगामा किए किसी चीज़ से बहुत ही शांति से विरक्त हो जाना, अकेले हो जाना, उस चीज़ को छोड़ देना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शांति, अपने अकेलेपन को, उनको जो सिक्लूड कर दिया गया, उनको अकेला कर दिया गया, उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही शांति से एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि उनको पता था कि, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माँ बाप में एक टेंडेंसी होती है, या घर के बड़ों में एक टेंडेंसी होती है कि वो आपको, आपके प्रोग्रेस के लिए अपने आप को तकलीफ़ दे देंगे, लेकिन वो कभी भी आपका पैर नहीं खींचेंगे या आपको पीछे नहीं करेंगे कि तुम मेरी वजह से पीछे हो जाओ, या ये कदम मत उठाओ, या अपने ग्रोथ के लिए तुम आगे मत बढ़ो, अब सक्सीड मत करो, ये वो चीज़ कभी नहीं करेंगे। तो अब उनको ऑब्वियसली उनका एक कॉमन फ्रेंड था, एक ही फ्रेंड था उस घर में, खुशवंत सिंह, और जो कि अब उनसे अलग रहने लगा था, अलग कमरे में रहने लगा था, वो पूरी की पूरी अकेली हो गई थी। और इस सच्चाई को उन्होंने बहुत ही शांति से अपना लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इसमें उनको कोई तकलीफ़ थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दिखाया नहीं, इसमें कोई हल्ला हंगामा नहीं किया, कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, बिल्कुल शांति से इस सच्चाई को उन्होंने मान लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब उन्होंने एक नया सहारा ढूंढा, स्पिनिंग व्हील, चरखा होता है, उन्होंने अब चरखा का सहारा ले लिया। और ये जो चरखा है ये पूरे दिन चलाती रहती थी ताकि उनको किसी से बात ना करनी पड़े, ठीक है, ये उनका इकलौता सहारा बन गया। ये पूरे दिन इसी में व्यस्त रहती थी ताकि उनको किसी से बात ना करनी पड़े। From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. पूरे दिन वो इसी चरखे के आसपास बैठी रहती थी, सनराइज टू सनसेट, सुबह से शाम तक वो इसी चरखे को चलाती थी और अपने प्रेयर्स को बोलती रहती थी। ये तो उनकी पुरानी आदत थी कि वो हाथ में मन का माला लिए रहती थी और उस मनके को घुमा घुमा करके वो प्रेयर्स बोलती रहती थी, चैंट करती रहती थी, ठीक है। उसी तरीके से ये जब स्पिनिंग व्हील भी चलाती रहती थी सुबह से शाम तक, तो भी वो अपने प्रेयर्स को बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। अब गाँव में क्या था, वो किसको फीड करती थी, डॉग्स को फीड करती थी, ठीक है। वो कुत्तों को खाना खिलाया करती थी, रोटी खिलाया करती थी, बासी रोटी वो लेकर के जाती थी। जब वो खुशवंत सिंह को स्कूल लेकर के जाती थी तब वो रास्ते में जो सड़क के कुत्ते होते थे उनको बासी रोटी खिलाती थी। लेकिन अब वो कुत्ते यहाँ नहीं हैं, तो यहाँ पे वो अपने आंगन में स्पैरोज़ को खिलाया करती हैं। तो दोपहर में वो जब स्पिनिंग व्हील से उनका जब वो रेस्ट लेती थी, स्पिनिंग व्हील यानी चरखा चलाते चलाते जब वो आराम करने जाती थी, तो उस टाइम पे भी वो आराम ना करके वो अपने बरामदे में बैठ करके या आंगन में बैठ करके स्पैरोज़ को खाना खिलाने चली जाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. अब क्या होता था कि जब शाम में वो अपने दोपहर में जब वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी,
तो उस टाइम पे वो ब्रेड के या रोटी के छोटे 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 टुकड़े क्रम्बल कर लेती थी, उनको टुकड़ों में तोड़ देती थी, और 100 या 1000 जो स्पैरोज थे, नॉट एग्जैक्टली 100 और 1000, जस्ट ये एक सेइंग है कि हज़ारों गौरैया वहाँ पे आकर के उनके पैरों के पास वो दाना चुगने लगती थी, ऐसा लगता था। और वो कलेक्ट हो जाती थी एक जगह पे इस तरीके से, ऐसा लगता था कि वो पूरा बेड बन गया है, बेडला मतलब बहुत शोर शराबा केओस हो जाता था वहाँ पे, चहचहाहट की आवाज़ आने लगती थी। चिरपिंग्स का मतलब होता है चहचहाहट, चिरपिंग्स चिड़ियों की आवाज़ जब वो बहुत ज़ोर से एक साथ बोलती हैं। शाम में आपने नोटिस किया होगा कि जब चिड़ियाँ अपने घर की तरफ वापस आती है, या सुबह में जब झुंड में चिड़ियाँ जाती हैं सनराइज़ के टाइम पे, तो ये साउंड आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है। स्पेशली शाम में ये ज़्यादा सुनने को मिलता है जब चिड़ियाँ अपने घर को लौट रही होती हैं, तो जो चहचहाहट होती है एक साथ झुंड में, उसको चिरपिंग्स बोला जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो जो शोरगुल है, कन्फ्यूजन वाला वातावरण हो जाता है, पूरा कुछ सुनाई नहीं देने लगता है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, इतना चहचहाहट होता है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ तो ऐसे भी थी जो कि आती थी और उनके पैरों के पास वाले दाने को चुगती थी, और कुछ कुछ उनके शोल्डर्स पे भी आ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, और दादी माँ को ये चीज़ अच्छी लगती थी क्योंकि वही इकलौती दोस्त बची थी उनकी, वो स्पैरोज़, उनके साथ वो जो टाइम था उनको स्पेंड करना बहुत पसंद था। और उस टाइम पे वो स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन कभी भी उनको शू नहीं करती थी। शू कहने का मतलब हम लोग जैसे जानवरों को शू करके हटाते हैं ना, शू शू मतलब जाओ, तो दैट वो कभी वो उन बर्ड्स के साथ कभी नहीं करती थी। शी नेवर शूट देम, उनको कभी भी वो हटाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर हर, और वो जो आधे घंटे जो वो स्पैरोज़ के साथ स्पेंड करती थी, वो उनके दिन का, दादी माँ के पूरे दिन के का सबसे खूबसूरत आधा घंटा हुआ करता था, सबसे हैप्पीएस्ट आधा घंटा था जिस टाइम पे वो, क्योंकि वो उस टाइम पे वो स्माइल करती थी, उस टाइम पे उनको लगता था कि हाँ मेरे साथ भी कोई बात करने वाला है, मेरे साथ भी कोई खेलने वाला है, चहकने वाला है। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती थी, उनको एक कंपेनियनशिप फील होता था वहाँ पे, ऐसा लगता था उनका कोई साथी है वहाँ, और वो आधा घंटा उस चीज़ को बहुत एन्जॉय करती थी। When I decided to go abroad for further studies, अब वो एक ऐसा टाइम आ गया जब खुशवंत सिंह अब पूरे बड़े हो चुके हैं, अब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन भी जाने के लिए तैयार है। अभी तक वो यूनिवर्सिटी में थे, यानी वो अडल्ट हो गए थे, अब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर फ़ॉरेन जा रहे हैं। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, उनको ये बात अच्छे से मालूम थी खुशवंत सिंह को कि जब वो फ़ॉरेन जाएंगे पढ़ाई करने के लिए तो उनकी दादी माँ ऑफकोर्स अपसेट होंगी, उनको बुरा लगेगा, वो निराश होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और बहुत कम समय के लिए नहीं, खुशवंत सिंह पूरे 5 सालों के लिए जाने वाले थे। पूरे 5 साल वो फ़ॉरेन में रहने वाले थे, फ़ॉरेन कल्चर के साथ रहने वाले थे। तो ये ऑब्वियसली उनके लिए, दादी माँ के लिए अपसेट करने वाली बात थी, लेकिन देखते हैं दादी माँ ने कुछ कहा या नहीं। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, ऑफकोर्स बच्चे कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं तो घर के बड़ों को लगता है क्या ज़रूरत है उतने दूर जाने का, पास में भी तो पढ़ाई होती है। मतलब वो ट्राई करते हैं कि बच्चा बेस्ट करे, लेकिन वो आस पास ही रह करके करे, वो भी अच्छा है उनके लिए। बहुत ज़्यादा दूर जाना उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि पता नहीं वापस आएगा या नहीं, वहीं रह जाएगा, वहीं के कल्चर को अपना लेगा, या कुछ और भी डर होता होगा उनको। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर जाएं, बहुत दूर जाएं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे तो वो फ़ॉरेन ही जा रहे थे, और अब इसका नाराज़गी वो दिखाती हैं दादी माँ या नहीं दिखाती हैं, लेकिन उनके एज में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन दादी माँ ने अपनी नाराज़गी नहीं जताई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। जब घर का बच्चा जाता है तो घर के बड़े, खास करके दादी और मम्मी जो फीमेल्स होती हैं, वो लोग रोने भी लगती हैं, बेटा बहुत दूर जा रहा है, जैसे जंग लड़ने जा रहा हो, है ना, वो ऐसे बिहेव करती हैं कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन दादी माँ सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, दादी माँ इमोशनल भी नहीं हुई, उन्हें रोई भी नहीं वो। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी माँ इतनी स्टिफ हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा इमोशन, वो अपने आप को इमोशन पे इतना कंट्रोल करने वाली हो गई थी कि उन्होंने स्टर्न फेस, बिना किसी, कोई इमोशन नहीं था उनके चेहरे पे, वो बिल्कुल ही स्टर्न, एकदम किसी इमोशन को शो नहीं कर रही थी, ना वो रो रही थी, ना वो सेंटिमेंटल थी। वो उनको यहाँ तक कि स्टेशन के पास भी जाती है उनको खुशवंत सिंह को गुड बाय कहने के लिए, लेकिन
एक शब्द नहीं कहा उन्होंने पूरे रास्ते, एक बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन दिखाया, ना वो हंसी, ना ही उनको बोली ठीक से जाना, ना ही वो रोई, ना जल्दी आना, कुछ भी नहीं। अब ये दादी माँ की नाराज़गी थी या दादी माँ का पेन था जो उनसे बाहर नहीं निकल रहा था, जो उनको दिखाया नहीं जा रहा था, या वो बहुत ज़्यादा, ऐसा कब होता है जब लोग इमोशनलेस हो जाते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हर्ट कर जाती है, जब उनसे उनका आखिरी इमोशन भी छीन लिया जाता है। और उनका आखिरी इमोशन उनके फ्रेंड था उनका, क्योंकि उनका, आप देखो कि उनके हस्बैंड ऑलरेडी नहीं रहे। उनका पोर्ट्रेट, हमने दादाजी का पोर्ट्रेट शुरू में ही देख लिया, और खुशवंत सिंह ने अपने दादाजी को नहीं देखा है, इसका मतलब उनके दादाजी का देहांत काफ़ी पहले हो चुका है। प्लस उनका बेटा ऑलरेडी शहर में सेटल हो गया था अपनी वाइफ को लेकर के, तो उनके इकलौते दोस्त बचते हैं जो कि थे खुशवंत सिंह। अब वो भी उनसे दूर चले गए जब वो शहर में आए, तो उनका सारा इमोशन जिससे जुड़ा होता है वो कनेक्शन ही टूट चुका था। तो वो शायद वो स्टोन हार्ट हो गई थी, वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी, या फिर वो इमोशनलेस हो गई थी, या वो शायद उसको शो नहीं करती थी। नाउ her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. दादी माँ के जो लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर में गुनगुना रहे हैं, उनके लिप्स में अभी भी प्रार्थना है, और उनका दिमाग भी जो है वो प्रेयर में खोया हुआ है। Her fingers were busy telling the beads of a rosary. उनके फिंगर्स पे अभी भी उनका फिंगर्स अभी भी उस मनके को घुमा रहा है और प्रेयर्स बोल रहा है, चैंट कर रहा है। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब क्या होता है, वो धीरे से आती हैं और खुशवंत सिंह के माथे को चूमती हैं, ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली पोता है, वो कितनी भी नाराज़ रहेंगी और कितना भी उनको दुख होगा, लेकिन वो इमोशन बाहर निकल जाता है, वो शो करती हैं कि हाँ वो प्यार करती हैं उनसे, और वो इसीलिए उनके माथे को चूमती हैं। और वो खुशवंत सिंह को वो मोमेंट जो होता है वो हमेशा के लिए वो चेरिश करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, ज़िंदगी भर उसको याद रखे हैं। और क्योंकि वो जो नरमाहट जो उनकी दादी माँ से उनको मिलती है, वो शायद उनको किसी से कभी नहीं मिली है, और वो देखा जाए तो उन दोनों के बीच का लास्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट था। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फिज़िकल कॉन्टैक्ट को शो करना जब आप किसी से प्यार करते हैं। जैसे आपका डॉगी है, वो आपके सामने पूंछ हिलाता रहेगा, लेकिन जब तक आप उसके सर को नहीं सहलाओगे, आप उसको फिजिकली टच नहीं करोगे, वो उसको फील नहीं होगा कि आप उसको प्यार करते हो। ठीक है, तो वो फिज़िकल कांटेक्ट बहुत ज़रूरी था, और वही दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में काफ़ी दिनों से टूट चुका था। और जब उन्होंने उनके माथे को चूमा खुशवंत सिंह को, तो खुशवंत सिंह को एक रिलीफ फील हुआ। वो उस मोमेंट को ज़िंदगी भर चेरिश करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, और साथ ही वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि ये उन दोनों के बीच का लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। अब 5 साल बीत भी गए, यूनिवर्सिटी ख़त्म भी हो गई, और फर्दर स्टडीज़ ख़त्म भी हो गई। खुशवंत सिंह वापस भी आ गए 5 साल के बाद, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और दादी माँ वैसे के वैसे, जैसे उनको छोड़ने के लिए गई थी, वैसे ही उनको लेने के लिए भी स्टेशन आई हैं। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और अच्छी बात यह है, या ताज्जुब की बात यह है, कि दादी माँ एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। 5 साल बाद भी वो जितनी बूढ़ी उनको छोड़ कर गए थे, या जितनी बूढ़ी वो 20 साल पहले दिखाई देती थी, आज भी दादी माँ उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। शायद दादी माँ ने या तो अमर होने का टॉनिक पिया हुआ है, या दादी माँ ने मे बी एंटी एजिंग क्रीम लगाती होंगी, क्योंकि वो बूढ़ी नहीं हो रही हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। लेकिन दादी माँ बिल्कुल नहीं बदली हैं, आज भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं है, वो बातें नहीं करती हैं। एंड वाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Clasped me मतलब गले लगाना। जब उनका पोता आया है 5 सालों के बाद, वो अपने पोते से मिल रही हैं, तो वो उनको गले लगाती हैं, खुशवंत सिंह को। लेकिन जब वो गले लगाती हैं तो खुशवंत सिंह को सुनाई देता है कि अभी भी दादी माँ प्रेयर जो है वो बड़बड़ा रही हैं, बोल रही हैं, उनके ज़बान पे प्रेयर ही है। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows while she fed longer and with frivolous rebukes. अब क्या होता है कि मैंने बोला दादी माँ नहीं बदली हैं, दादी माँ जैसी थी दादी माँ आज भी वैसी ही हैं। 5 साल बाद पोता वापस आया, लेकिन आज भी दादी माँ का बेस्ट मोमेंट, फेवरेट मोमेंट वही है जब वो स्पैरोज़ को खिला रही है। उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही है।
वो अभी भी स्पैरो को खिलाने बैठ गई हैं और वहीं पे एंजॉय कर रही हैं, पूरी मस्ती कर रही हैं, उस स्पैरोज़ को खिला रही है। और अब दादी माँ स्पैरोज़ को डांटती भी हैं और स्पैरोज़ उनकी बात सुनते भी हैं। फ्रिवोलस रिब्यूक्स, प्यार से झड़पना किसी को, फ्रिवोलस। रिब्यूक्स, रिब्यूक का मतलब डांट, डपटना, झड़पना किसी को, ठीक है। तो ये जैसे सिली मैनर में किसी को डांटना, मजाक में किसी को डांटना, दैट इज़ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, ठीक है। वो स्पैरोज़ को डांटती भी है और स्पैरोज़ उनकी बात सुनते भी है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम में कुछ अलग होता है। अभी तक तो दादी माँ में जैसी थी वैसी ही दिखाई दे रही थी, सारी आदतें भी वैसी ही थी, अभी भी स्पैरो को खिलाना उनका फेवरेट काम था, सब कुछ, प्रेयर भी वही कर रही हैं, भले गले लगा रही है अपने पोते को, लेकिन ये नहीं पूछेंगी कि पोते तुम कैसे हो, बेटे तुम कैसे हो, 5 साल में कुछ पसंद आया या नहीं, वहाँ कोई फॉरेनर पसंद आई या नहीं, या तुम शादी वादी कर लिए या नहीं, या रेडी हो या नहीं। जनरली दादी माँ लोग के सवाल ऐसे ही होते हैं सबसे पहले, लेकिन दादी माँ को कोई मतलब नहीं है, दादी माँ अपने प्रेयर्स कर रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। दादी माँ को बस इतना मतलब है कि उनके स्पैरोज़ ने खाना खाया या नहीं। लेकिन शाम में कुछ अलग होता है भाई। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर, शी डिड नॉट प्रे। शाम हुई लेकिन दादी माँ ने प्रेयर बंद कर दिया है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दादी माँ शाम में प्रेयर नहीं करती हैं। आज शाम में पहली बार ऐसा हुआ है कि दादी माँ ने प्रेयर नहीं किया। शी कलेक्टेड द women ऑफ हर नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। आज कुछ दादी माँ सेलिब्रेशन के मूड में हैं। वो क्या करती हैं, मोहल्ले की जितनी आस पड़ोस की औरतें हैं उनको इकट्ठा करती हैं और एक उन्होंने पुराना ड्रम लिया है, ढोलक, और उसको वो बजाती हैं और गाना भी गा रही हैं। स्ट्रेंज, आखिर ऐसा क्या हुआ। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। घंटों तक, बहुत देर तक दादी माँ खुद उस ढोलक को बजा रही थी। डिलैपिडेटेड ड्रम मतलब पुराना ड्रम जिसका स्किन पूरा लूज़ हो चुका है, ड्रम में जो किनारे जो लगा होता है जिसको बजाते हैं, जहाँ से आवाज़ आती है, धुन होती है, तो उसको स्किन बोलते हैं। तो ड्रम बहुत ही पुराना लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसका जो स्किन है वो पूरा सैगी हो गया है, ढीला हो गया है, जिसमें जान नहीं रही है, लेकिन वो फिर भी फटे हाल है उनका पूरा ढोल जिसको बजा रही हैं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। अच्छा, अब वो गाने गा रही हैं किसकी, वीर गाथा। जब युद्ध करके जवान जो हैं, सोल्जर्स घर आते हैं तो गीत गाया जाता था पहले, ठीक है। दादी माँ वही कर रही हैं। उनका पोता 5 साल बाद बिना शादी ब्याह किए, बिना किसी फिरंगी को घर लाए, वो सही सलामत वापस आ गया है। तो दैट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन मे बी, इसीलिए दादी माँ बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरा पोता इंडियन से शादी करेगा। कम से कम मेरा पोता इतना भी वेस्टर्न नहीं हुआ है। मे बी जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए खुश है कि उनका पोता घर आया है और वो गाने गा रही हैं, वीर गाथा गा रही हैं। जब सोल्जर्स घर को वापस आते थे जंग के बाद, तो जो गीत गाया जाता था वो दादी माँ उसको गुनगुना रही हैं, सारे लोग गा रहे हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और बाकी लोगों को उनको जबरन रोकना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है कि अब रुक जाइए, अब सांस ले लीजिए, आप थक जाएंगी, आप इस हालत में नहीं है, आपकी उम्र नहीं है इतना उछल कूद करने की, आप थोड़ा सांस ले लीजिए, ठीक है। सबको को राज़ी करना पड़ रहा है उनको। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और वो जब से खुशवंत सिंह उनको जान रहे थे, वो एक पहला दिन था जिस दिन दादी माँ ने प्रेयर नहीं किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और जिसका डर था वही हुआ, अगले दिन दादी माँ बीमार हो जाती हैं। इट वॉज़ अ माइल्ड फीवर, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, उनको हल्का सा बुखार आया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी थकान हो गई है जिसकी वजह से फीवर आ गया है और ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन दादी माँ को कुछ अलग अनुभव हो रहा था, उनको कुछ अलग एहसास हो रहा था। देखो, ऐसा बोला जाता है या बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें जब अंत नज़दीक होता है तो वो रियलाइजेशन पहले से आने लगती है, लोगों को पहले से आभास हो जाता है, उनको पहले से पता चलने लगता है, या कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट होते हैं, कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखने लगता है कि आज कुछ होने वाला है, या जिसके साथ होने वाला होता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा आभास पहले से हो जाता है। ऐसी कहानियाँ मैंने भी बहुत सुनी है, या आप अगर बूढ़े बुजुर्ग से बात करोगे इन सारी चीज़ों के बारे में तो आपको बताएंगे कि कैसे वो इंस्टिंक्ट रहता है अंदर, वो फीलिंग आती है अंदर से कि आज शायद अंत है, या आज आखिरी दिन है, या आज ऐसा कुछ होने वाला है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। और दादी माँ ने पहले ही बता दिया अपने घर वालों को कि उनका अंत नज़दीक है।
She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब दादी माँ को यह एहसास हो गया था, उस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं किया तो उनको यह एहसास हो गया था कि उनका दिन नज़दीक है, अब उनका लाइफ ख़त्म होने वाला है, तो वो अब एक और मिनट जो है वो प्रेयर नहीं बंद करेंगी। वो आखिरी के जो उनका आखिरी का टाइम है, आखिरी के कुछ घंटे हैं, उसको वो प्रेयर करके भगवान से नज़दीक जाना चाहती हैं। वो बाकी लोगों से बात करके उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगी। मतलब वो अपना जो आखिरी चैप्टर है अपनी ज़िंदगी का, वो प्रेयर करते करते उसको बंद करना चाहती हैं। किसी से बात करके उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वी प्रोटेस्टेड, सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ़ हो जाते हैं कि नहीं, अब आपको प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए, आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की, बोलने से थकान होगा या प्रेयर करने से, आप शांति से बैठ जाइए। सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, वो सबके खिलाफ़ चली जाती है। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो चुपचाप से अपने बेड पे बैठती हैं जा कर के और अपने माला को लेकर के वो उस मनके को जपना शुरू करती हैं, प्रेयर बोलना शुरू करती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और इससे पहले कि उन लोग को रियलाइज़ होता उनके घर वालों को या खुशवंत सिंह को, वो पीसफुली बेड पे बैठती है, उनके हाथ से वो माला गिर जाती है, उनका जो लिप्स है वो बोलना बंद कर देता है, यानी कि अब दादी माँ इज़ नो मोर, दादी माँ इज़ डेड, ग्रैंड मदर इज़ डेड, एंड उन्होंने प्रेयर बंद कर दिया, उनके हाथ से माला गिर गई है, यानी शी इज़ लाइफलेस, अब उनमें जान नहीं रही। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, लेकिन दादी माँ का जब अंत नज़दीक आया या जब अंत हो गया तब उनके चेहरे पे एक बहुत ही सुकून भरा एक्सप्रेशन था। ऐसा लग रहा था कि दादी माँ बहुत पीसफुली भगवान को प्यारी हुई हैं, या अब उनको किसी तरीके का कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, वो भोलापन, वो पीलापन जो चेहरे पे था उनका, वो दिख रहा था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, सबको समझ में आ गया कि दादी माँ अब नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमारे रिचुअल के हिसाब से डेड बॉडी को बेड पे नहीं रखते हैं, उसको ज़मीन पे उतार दिया जाता है, तो वो लोग भी दादी माँ को ज़मीन पर रखते हैं। एंड एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और जैसा कि कस्टम बोलता है, जैसा कि हमारा रीति रिवाज है, उसके हिसाब से ज़मीन पर उनको लिटा दिया गया और उनके ऊपर एक कफन डाल दिया गया, लेकिन जो कफन था वो लाल रंग का था। ये जहाँ वो रहते थे वहाँ का कस्टम होगा या वहाँ का रीति रिवाज होगा, लेकिन हमारे यहाँ विडो औरत को वाइट कफन से ढकते हैं, लेकिन इधर उनके हिसाब से मे बी रेड कलर का, श्राउड का मतलब होता है कफन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आता है, श्राउड मीन्स कफन, कि उनको कौन से कलर के श्राउड से ढका गया था, तो लोग उतना जो चैप्टर रीड नहीं करते हैं वो लोग वाइट टिक करके आ जाते हैं अंदाज के हिसाब से, लेकिन दैट वाज अ रेड श्राउड, उनको रेड कलर के कफन से ढका गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ हर मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कुछ समय लोग जब शोक मना करके जब ख़त्म क्या हुआ, जब लोग शोक मना रहे थे तब वहाँ से कुछ घंटों के बाद बाकी लोग उठते हैं ताकि वो लोग अरेंजमेंट कर सके उनके आखिरी क्रियाकर्म के लिए, उनके फ्यूनरल के लिए, है ना। फ्यूनरल मतलब क्रियाकर्म, उनका क्रियाकर्म जो होना था, जो कि आखिरी का रिचुअल्स होता है, उसको करने के लिए बाकी लोग उठते हैं अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम में वो लोग उनके रूम में जाते हैं, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है जो इस तरीके का बांस का बनाया जाता है जिस पर डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है, उसको क्रूड स्ट्रेचर बोला गया है। ठीक है, जिस पे डेड बॉडी ये बांस का बनता है और इसको बांध करके फिर डेड बॉडी को इसके ऊपर रखते हैं और जिससे कंधा दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रूड स्ट्रेचर। एंड टू मेक हर टू बी क्रीमेटेड, तो ताकि इनको शमशान घाट ले जाया जा सके और वहाँ पे क्रीमेट यानी कि उनका आखिरी दाह संस्कार या क्रीमेशन जो भी होगा, यानी आखिरी का जो रिचुअल होता है, फाइनल राइट्स बोलते हैं उसको, दाह संस्कार या क्रियाकर्म ख़त्म किया जा सके। ठीक है। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सन ढल रहा था, सूरज ढलने का समय था वो, और इनका जो रूम था उस दिन दादी माँ का रूम में
में एक अलग गोल्डन लाइट थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान उस रूम को खुद अपने लाइट से, अपने सूरज की रोशनी से प्रकाशित कर रहे हैं। वो इतना सुंदर लग रहा था। एक पूरा रूम जो है वो, बरामदा जो है वो गोल्डन कलर की लाइट से भर गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। जब वो लोग बॉडी को लेकर निकल रहे थे दादी माँ की, तो वो लोग आंगन में आधे टाइम रुकते हैं और all over the veranda and in her room right up to where she lay dead। वो लोग वरांदा के पास रुकते हैं और देखते हैं कि उनका जो डेड बॉडी है वो वहीं पे रखा हुआ है और and stiff wrapped her in red shroud thousands of sparrows sat scattered on the floor। तो आंगन में निकाल के थोड़ी देर को बॉडी को रखा जाता है। तो वो लोग जब उसको रखे थे तो रेड कलर के श्राउड से वो ढकी हुई थी। जब उनके बॉडी को वहाँ पे लिटाया गया था, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आकर के उनके एकदम शांति से वहाँ बैठ जाते हैं, एकदम शांति से। और उनका बॉडी जो है वो हल्के से स्टिफ, मतलब बहुत ज़्यादा बेजान पड़ा हुआ है, उसको बांधा गया है और वो बिल्कुल ही हिल नहीं रही हैं। तो स्पैरोज को भी एहसास होता है कि जो उनको खिलाने वाली थी वो नहीं है, वो चली गई। तो स्पैरोज आकर के उनके चारों तरफ स्कैटर बिछ जाते हैं, बैठ जाते हैं। There was no chirrupings, लेकिन वहाँ एक आवाज़ नहीं होती है। ये जो चहचहाहट थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, एक आवाज़ नहीं है। That means the sparrows are also mourning। वो लोग भी अब शोक मना रहे हैं। We felt sorry for the birds and my grandmother fed some bread for them। my mother fed some bread for them। जो बाकी लोग बैठे थे उनको बुरा लग रहा था कि उतने सारे स्पैरोज़ के खाने का समय है, वो लोग आए हैं लेकिन उनको खिलाने वाली अब नहीं है। इसीलिए खुशवंत सिंह की माँ जाती हैं और कुछ ब्रेड्स लेकर के आती हैं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। और वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड्स को तोड़ती हैं, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन लोगों के पास दाना डालती हैं, जैसे मतलब ब्रेड डालती हैं ताकि स्पैरोज़ खा सके। लेकिन द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। जानवरों में भी, बर्ड्स में भी, चिड़ियों में भी इतना इमोशन होता है कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है जो कि उनको खिलाती थी, उनके साथ उनका अटैचमेंट था, वो अब नहीं रही है। तो वो लोग वहाँ ब्रेड के लिए नहीं आए हैं, वो लोग को वहाँ ब्रेड दिख रहा है लेकिन उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं वो लोग। ठीक है, वो ब्रेड उनके सामने, उनकी खुशवंत सिंह की माँ ब्रेड ला करके रखती हैं, तोड़ती हैं, गिराती हैं, लेकिन उसके तरफ उनका ध्यान तक नहीं जाता है। When we carried my grandmother corpse off, they flew away quietly। और जब आंगन से उनकी बॉडी को, ग्रैंडमदर की बॉडी को उठाते हैं, कॉर्प्स, मैंने एक और चैप्टर में बताया था कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी। जब वो लोग दादी माँ की बॉडी को वहाँ से उठा के ले जा रहे होते हैं, सारे बर्ड्स, सारे स्पैरोज़ धीरे से, क्वाइटली, शांति से वहाँ से उड़ जाते हैं, जिसमें एक आवाज़ नहीं होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन स्वीपर आता है और सारे ब्रेड्स जो मम्मी ने, यानी खुशवंत सिंह की मम्मी ने तोड़ करके वहाँ स्पैरोज़ को डाला था, क्योंकि स्पैरोज़ ने तो उसको खाया नहीं, देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, तो स्वीपर उसको डस्टबिन में झाड़ू करके कचड़े में डाल देता है। सो दिस इज़ अ वेरी इमोशनल चैप्टर, अ वेरी सेंटिमेंटल चैप्टर। किस तरीके से एक सिर्फ एक लेडी इतने सारे इमोशंस को कैरी करती है, जब उनका ह्यूमन बीइंग से रिलेशनशिप बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, तो किस तरीके से उनका रिलेशनशिप जो है वो बर्ड्स से बनता है और उनसे भी वो इतनी ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है। वो नहीं, बर्ड्स उनसे इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं कि वो भी उनका शोक मनाते हैं, दे ऑल्सो मोर्न। और सारी चीज़ें इतनी ब्यूटीफुली दिखाई गई है इस चैप्टर में, सारे थीम्स को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लव, फ्रेंडशिप में किस तरीके से टर्निंग पॉइंट आता है, ओल्ड वर्सेस मॉडर्न लाइफ, ओल्ड पीपल यानी कि बूढ़ी दादी माँ जिनको कल्चर, रिलीजन, स्पिरिचुअल रहना बहुत पसंद है, फिर कैसे मॉडर्न में इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे गॉड्स के बारे में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, या जो मॉडर्न लोग हैं वो किस तरीके से पीछे, मतलब ओल्ड पीपल को के सेंटिमेंट्स को भूल करके अपनी लाइफ को आगे लीड करने लगते हैं, ये दिखाया गया है। सिटी वर्सेस विलेज लाइफ को दिखाया गया है। देन स्पिरिचुअलिटी तो पूरे चैप्टर में भरी हुई है, रिलीजियसनेस पूरे चैप्टर में भरा हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक छोटी छोटी थीम्स हैं जो कि पूरे कैरेक्टर को, ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को बिल्डअप करती हैं, स्टेप बाय स्टेप उनके कैरेक्टर को सजाती हैं। एक एक ऐसा लग रहा है कि एक एक ईंट जो है वो दादी माँ के कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है, एक एक चीज़, और सारा इंस्टेंस आपके बुक में गिवन है। अगर एक पॉइंट भी आप लिखते हो काइंड हार्टेड थी तो कैसे थी कि शी यूज टू फीड द डॉग्स इन द विलेज एंड द स्पैरोज इन द सिटी, शी वॉज स्पिरिचुअल, शी यूज टू chant the prayers and do the inaudible, recite the prayers using the rosary beads all the time. She never skipped her prayer in all her life. तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को दिखाती हैं. शी वॉज अपसेट व्हेन शी केम टू नो दैट इन द स्कूल खुशवंत सिंह वॉज नॉट टॉट द चैप्टर्स रिलेटेड टू गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. ये सारी चीज़ें कि उनको स्कूल में गॉड और भगवान और स्क्रिप्चर्स और शास्त्र के बारे में इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है. ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अपसेट करती हैं. फ्रेंडशिप टूट गई थी लेकिन द इमोशनल कनेक्ट वॉज देयर. खुशवंत सिंह ऑलवेज फेल्ट फॉर हर ग्रैंड मदर. उनको हमेशा से उनसे अटैचमेंट था लेकिन वो उसको धीरे धीरे वो इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या उनमें जो कॉन्टैक्ट था वो कैसे ख़त्म हो गया था. सो दीज आर द थिंग्स विच मेक्स दिस चैप्टर अ ब्यूटिफुल वन. बहुत ज़्यादा खूबसूरत चैप्टर है ये. और दिस सेंड्स अ मैसेज दैट हाउ you should always be stay close to your grandparents. आपको कैसे अपने grandparents से थोड़ा close रहना चाहिए. भले ही आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा busy हो, still you need to stay close to them and have a closer look to their emotions. उनसे नज़दीक आओ, उनसे बातें करो. उनसे communication तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या कितने busy हो, just take out your time to talk to them, to share your things or get their things out. ठीक है, उनसे बातें करिए, उनसे इमोशन शेयर करिए और उनके इमोशंस को खास करके जानने की कोशिश करिए. ठीक है, हर चीज़ आप उनके मुताबिक नहीं कर सकते बिकॉज द टाइम हैज़ चेंज, ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, लेकिन आप उसको बैलेंस ज़रूर कर सकते हो. और कुछ ऐसा नहीं करके कि उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो वो चीज़ और बहुत हर्ट हो जाए वो सारी चीज़ें. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उनके हिसाब से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बैलेंस किया जा सकता है. कुछ ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिससे वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो और हमारा काम भी हो जाए. कंप्लीटली उनको हर्ट करके उस चीज़ को बिल्कुल ही ड्रास्टिकली एकदम अलग करना या उनके खिलाफ जाकर के किसी चीज़ को करना, वो थोड़ा हर्टफुल होता है उनके लिए. एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.